Hello, this is lecture 6 of our class 10 biology series on life process. In today's session, we conclude our study of human transportation by focusing on the mechanism of blood flow and especially examining the arteries and veins. Also, we examine the internal anatomy and the mechanism of heart. So let's start the lecture. एनसीईआरटी पे जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हार्ट ऑर्गन होता है वो बना हुआ कैसा होता है। ओके, देन उसका फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी पे जाएंगे और फिर एनसीईआरटी से देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। तो अगर मैं हार्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ है, जो हार्ट बना हुआ होता है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, राइट। तो जो उसकी मसल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल्स, और यहाँ पर कार्डियक का मीन्स जो है वो टर्म है वो हार्ट से रिलेटेड है। ओके, अगर हार्ट की कहीं भी बात आती है तो आप उसे कार्डियक टर्म से रिकोगनाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, जो उसका साइज़ की बात करता हूँ मैं, तो इसका जो साइज़ होता है वो एक आपके फिस्ट के बराबर होता है। ओके, आपके एक फिस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो आता है वो है कि इसकी लोकेशन किधर है। तो इसकी लोकेशन होती है बिटवीन द लंग्स एंड इट टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, विच मीन्स कि जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट के टुवर्ड्स। ओके, इसे हम एक बार डायग्राम में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि heart have four chambers. In mammals and in human beings, heart have four chamber, but in some others animals like reptiles or in amphibians, वहाँ पर चैम्बर्स हार्ट के अलग अलग होते हैं। कहीं पर 3 होते हैं, कहीं पर 2 भी होते हैं। ओके, जैसे बर्ड्स होती हैं उनमें हमारी तरह ही 4 चैम्बर्स होते हैं। जो क्रोकोडाइल होता है वो एक रेप्टाइल होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि उसके पास भी 4 चैम्बर होते हैं। बट अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं हमें। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है कि जो हार्ट की बीट होती है वो 72 पर बीट पर मिनट होती है, विच मीन्स कि 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करेगा। इसके बाद आ जाता है कि जो हार्ट होता है वो कंट्रोल कैसे होता है। तो जो हार्ट होता है वो कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ऑटोनॉमिक, विच मीन्स कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद कंट्रोल होता है। मतलब अगर हार्ट को ज़रूरत है कि उसे हार्ट बीट बढ़ानी है तो वो खुद ही बढ़ा लेगा, और अगर उसे कम करनी है तो वो खुद ही कर लेगा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर आप चाहते हो कि आप हार्ट बीट बढ़ा दो या आप हार्ट बीट कम कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो हार्ट की वॉल होती है, जो सबसे थिकेस्ट वॉल होती है, थिकेस्ट मीन्स कि जो सबसे मोटी वॉल होती है, तो वो लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल की वॉल होती है। अब ये इतनी थिकेस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण है इसे पंप करना होता है पूरी बॉडी को आपका ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वाले टाइप लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि जो हार्ट की वेल्व होती हैं, जो हार्ट की वेल्व होती हैं उनका काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को। मतलब जो एक बार खून अंदर आ चुका है तो वो वापस पीछे बैक फ्लो ना कर जाए। ओके, तो इसके लिए एक वेल्व होती है, वेल्व एक गेट की तरह है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कि जो हार्ट की साउंड होती है ना, वो कैसे होती है? वो होती है लब एंड डब, लब एंड डब। तो जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप से यही सुनता है, आपकी लब एंड डब की साउंड। अच्छा, और ये लब एंड डब की साउंड कैसे आती है? ये लब एंड डब की साउंड आती है जब जो वेल्व होती हैं वो जब बंद होती हैं। जब वो वेल्व बंद होती हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो ही साउंड होती है लव एंड डब। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है हार्ट का। तो अब हम देख लेते हैं कि हार्ट दिखता कैसे है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं। तो देखो, एक पहला चैम्बर है राइट आर्टरियम, इसके नीचे ही है राइट वेंट्रिकल, और इसके बगल में है एक लेफ्ट आर्टरियम एंड इसके नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसमें जो राइट एंड लेफ्ट है वो एक पर्टिकुलर फिक्स है। ओके, कि वो मेरी तरफ से हो राइट एंड लेफ्ट या आपकी तरफ से राइट एंड लेफ्ट हो, वो कोई भी हो, पर राइट इधर ही आएगा, लेफ्ट उधर ही आएगा। ये एक मेन चीज़ है यहाँ पर इस डायग्राम में। दूसरी चीज़ क्या है कि ऊपर आते हैं आर्टरियम या उसे ऑरिकल्स या फिर आर्टरिया बोल सकते हो आप। ओके, और नीचे आपके वेंट्रिकल्स आते हैं। ब्लड आता है, अब वो कहीं से भी आ सकता है, आपकी बॉडी से आएगा, लंग्स से आएगा, ओके, वहाँ से आएगा, और फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल उसे पंप करेगा। तो जो आप पढ़ते हो कि जो हार्ट होता है उसका काम पंपिंग का होता है, तो वो वेंट्रिकल काम करता है। वेंट्रिकल का काम होता है पंपिंग करना।
इसके बाद यहाँ पर थोड़े से ट्यूब्स दिए हुए हैं जैसे कि वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के होते हैं। ओके, और इसके बाद आरोटा एंड पल्मोनरी वेन दिया हुआ है, ये लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के होते हैं। ओके, और इन्हीं के बीच वेल्व्स होती हैं। नाउ इसके बाद हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। ओके, ऊपर के जो मैं बता रहा हूँ वो है आर्टरियम, जिन्हें मैंने ए से लिख दिया है। अब इसमें जो पहला वाला आ जाता है उसे मैं राइट बोलूँगा, उस साइड को मैं राइट बोलूँगा। तो एक आगे ऊपर राइट आर्टरियम और नीचे आगे आपका वेंट्रिकल्स, दोनों जगह वेंट्रिकल्स आएंगे। तो जो राइट वाला साइड है मैंने उसे हर जगह राइट लिख दिया, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल। बीच में सेप्टम है, बीच में एक सेप्टम या फिर मैं दीवार बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वाला एरिया आ जाता है जहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है। इतना समझ में आया? तो ये हो गया आपके 4 चैम्बर। ओके, नाउ इसके बाद हमने ट्यूब्स पढ़ी थी, तो पहले हम ट्यूब देख लेते हैं। ये है वेना कावा, इसमें ये है इन्फीरियर वेना कावा और एक है सुपीरियर वेना कावा। ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा होगी जो नीचे से आपका ऑल ओवर द बॉडी से ब्लड लाएगा। ओके, और ये ब्लड कौन सा होगा? CO2 वाला। और ये ऊपर हो गया सुपीरियर वेना कावा। तो नीचे हो जाती है आपकी इन्फीरियर वेना कावा एंड ऊपर हो जाती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर मीन्स कि वो नीचे वाली आपकी ऑल ओवर द बॉडी से वो ब्लड लेके आएगा। ओके, और सुपीरियर मीन्स ऊपर, जैसे ये जो आपका ब्रेन वाला पार्ट हो जाता है ये इन सारे पार्ट से लेके आएगा। इन्फीरियर आपके लेग, पेल्विक रीजन, एब्डोमेन, यहाँ से आपका ब्लड लेके आएगा। अच्छा, अब मेन पॉइंट आ जाता है कि ब्लड कौन सा होगा। तो ये ब्लड होगा CO2 वाला, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ये आपका। इतनी सी बात समझ में आई? तो यहाँ से आपका ब्लड आ गया, जो ब्लड आया है वो आया है राइट आर्टरियम में। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसके बाद राइट वेंट्रिकल के बाद वेंट्रिकल उसे पंप करके भेज देगा लंग्स के पास, क्योंकि ये CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि एल्वलाई होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ साइड होती है, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि CO2 एल्वलाई ले लेता है और O2 दे देता है। तो यहाँ पर भी वही सीन होगा कि एल्वलाई आपका CO2 ले लेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, है ना, और आपको ऑक्सीजन दे देगा। तो अगर वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपका ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आपका आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आपके हार्ट में आएगा। हार्ट में कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरियम में। अब इसके बाद वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके उसे वापस बॉडी में भेज देगा। अब बॉडी में टिश्यू एंड मसल्स उस ऑक्सीजन को ले लेंगे और फिर वापस जो उनके पास CO2 होगी वो उससे दे देंगे, और फिर वो CO2 वापस इन्फीरियर या फिर सुपीरियर वेना कावा से वापस राइट आर्टरी में आ जाएगी। तो ये होता है सर्कुलेशन आपके ब्लड में। ओके, तो ये एक डबल सर्कुलेशन हो गया कि आपने देखा कि हार्ट का लंग से जो सर्कुलेशन हुआ और हार्ट का बॉडी से जो सर्कुलेशन हुआ, तो इसलिए मैं से बोलता हूँ डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये आपने एक चीज़ सीखी कि हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है। ओके, अभी हम इसे एक बार NCERT से डिटेल में देखेंगे, बट अभी हमने एक ओवरव्यू ले लिया है इसके बाद। अब हम NCERT देखने जा रहे हैं कि NCERT का पहला पैराग्राफ क्या कहता है। जो ब्लड होता है वो कंसिस्ट करता है एक फ्लूइड मीडियम जिसे आप बोलते हो प्लाज्मा, पहली चीज़। ओके, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, CO2 का एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या हो गया? जो किडनी होती है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ही फिल्टर करती है आपके ब्लड से और उसे एग्जिट आउट करती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपकी बॉडी का या फिर आपके एंजाइम्स जो भी उन लोगों ने काम किया है, जो रिएक्शन हुआ है, उन सब का जो वेस्ट होता है उसे आप नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हो। ओके, तो प्लाज्मा ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ ये चीज़ें कैरी रहती हैं। आप अपने यहाँ पर देखा कि CO2 भी कैरी रहता है, बट अब ऑक्सीजन कहाँ कैरी रहता है? तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास होता है RBC, रेड ब्लड कॉर्पुल्स, या फिर रेड ब्लड सेल बोल सकता हूँ मैंने। इनके पास होता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है। ओके, तो हमने ये लास्ट लेक्चर में कवर किया था, राइट। सो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कैरी करता है आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ओके, इतना समझ में आया? नाउ इसके बाद बहुत ऐसी भी चीज़ें होती हैं RBC के साथ, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट करता है
ओके, तो ये सारी चीज़ें ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। अभी ट्रांसपोर्ट होकर जाती की तरह किसी मसल्स को कुछ ज़रूरत है तो वो उसे ये पास कर देती हैं। ओके, और अगर कोई मसल्स है उसके पास कुछ वेस्ट है तो वो ये ले लेती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे ही CO2 और ऑक्सीजन भी वो एक्सचेंज करती हैं ब्लड में। इसके बाद एनसीईआरटी कहता है कि एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि उसने इसका भी नाम नहीं लिया है, बट ऐसा बोलता है कि एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ऐसा इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो अच्छी तरह से पंप हुए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन होता है, वो हार्ट होता है। उसके बारे में अब हम देख चुके हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें आएंगी, बट उससे पहले यहाँ पर ब्लड के बारे में चीज़ें आई हैं। तो अब हम नोट्स के थ्रू एक बार ब्लड को अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है, कि ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं और हर कंपोनेंट्स का काम क्या क्या होता है। ओके, और इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है कि लाइक वो कनेक्टेड होके चलता है। ओके, वो कनेक्टेड होके चलता है, तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है पहली चीज़। ओके, आपसे पूछ सकता है कि ब्लड क्या चीज़ होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को इन अवर बॉडी। ओके, ये तो हमें पता चल रहा है कि अभी हमने बताया भी था। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को और हार्मोन्स को। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि ये रिमूव कर देगा CO2 को और वेस्ट को, और वेस्ट भी कौन सा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस बोल सकता हूँ मैं, पैथोजेंस बोल सकता हूँ, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है तो उनसे ये सब प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये प्रोटेक्ट कैसे करेगा, ऐसा क्या चीज़ होती है इसके पास होता है WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो ये जो होते हैं ये आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनका काम ही होता है कि ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन से या फिर पैथोजन से। ओके, प्रिवेंट करते हैं आपको इन्फेक्शन ना हो। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये हेल्प करेंगे आपको इन टेम्परेचर कंट्रोल, कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे। हमारी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक वार्म ब्लड एनिमल होता है। वो बाकी इंसेक्ट या फिर रेप्टाइल्स की तरह नहीं होता कि अगर ठंड लग रही है तो वो हाइबरनेशन या फिर वो एवेस्टिकेशन में चले जाए। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, राइट ना। कि कोई रेप्टाइल होता है, जैसे कि आप, मैं बोलता हूँ लिजार्ड होती है, जब विंटर आती है तो वो कहीं छुपने चले जाती है। वो सिर्फ समर में आपको देखने को मिलेगी। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ऐसी स्नेक है ना। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती कि बॉडी का टेम्परेचर उनका ठंडा होने लग जाता है, तो फिर वो कहीं ऐसे गर्म जगह में चले जाते हैं। पर हमारे में क्या होता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये सब कैसे हो पाता है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो थर्मो रेगुलेटर और ऑस्मो रेगुलेटर भी होते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है कि ये क्लॉटिंग करता है। मतलब ये अगर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोक देगा। कैसे रोक देगा, ये क्लॉटिंग कर देगा। और ये कौन काम करता है, ये काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम ही यही होता है। बताएंगे जो ब्लड होता है उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है RBC, यानी रेड ब्लड सेल्स, या ऐसे आप रेड ब्लड कॉर्पल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका WBC आ जाता है, वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है प्लाज्मा, और उसके लास्ट में आ जाता है प्लेटलेट्स। तो ये 4 होते हैं। और यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हार्ट होता है उसका एक साइज़ होता है एक फिस्ट के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हार्ट का साइज़ है वो एक फिस्ट के बराबर होता है। यहाँ पर टेबल दी हुई है जिसमें इन चारों का डिफरेंस दिया हुआ है, इनका फंक्शन और इनका एक स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूँ तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट फूड एंड हार्मोन्स का। ओके, बट इसका जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि ये लिक्विड पार्ट का होता है। हमने देखा था इसमें 90% वाटर होता है पहली चीज़, और फिर बाकी आपके अदर मिनरल्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है RBC। तो इसका जो मेन काम है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। और ये कैरी कैसे कर लेता है, क्योंकि इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपका WBC आ जाता है। इसका मैंने आपको पहले भी फंक्शन बताया था कि इसका फंक्शन होता है फाइट करना इन्फेक्शन से। इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये आपको इम्यूनिटी देता है, कि आपको इम्यूनिटी देता है जिससे आप लड़ाई कर सको या फिर आपकी जो सेल्स हैं वो फाइट कर सकें फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन से। इसके बाद लास्ट आ जाता है प्लेटलेट्स, जिसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। और इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि आपको प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग से, है ना। तो ये हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट टेबल आ जाती है। इस टेबल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का डिफरेंस दिया हुआ है। हम ये भी देख लेते हैं एक बार। तो पहली चीज़, जो आरबीसी होता है उसका कलर रेड होता है। वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, तो रेड पिगमेंट है। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूबीसी आ जाता है, जो कि कलरलेस होता है, और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती है क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता जिसकी वजह से कलर शो कर पाए। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होता है वो आरबीसी में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है इसे अभी अब हम देखेंगे। नेक्स्ट जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, और प्लेटलेट्स के पास भी नहीं होता न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फंक्शन, कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ही उस वाले पॉइंट से हम रिलेट करते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर इसके पास न्यूक्लियस होगा तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। अगर इसलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसके पास जगह होगी जिससे ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका फंक्शन होता है कि वो फाइट करता है डिसीजेस से या फिर पैथोजन से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लेटलेट्स का, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। वो क्यों होता है बाइकॉनकेव? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है क्योंकि उसके पास जगह हो जाती है। नेक्स्ट जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका जो साइज़ होता है वो इरेगुलर होता है, रफ होता है, वो कोई रेगुलर नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। ओके। नेक्स्ट जो प्लेटलेट्स होता है इसका भी साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और एनसीईआरटी पे आ जाते हैं वापस, जो कि दूसरा पैराग्राफ है जिसमें हार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग का ऊपर का वही पार्ट है जो मैंने अभी इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था, कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक आपके फिस्ट के बराबर इसका साइज़ होता है ना। और इसमें बाकी सारी चीज़ें, कि ऑक्सीजन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन में इसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि जो आर्टरिया की वॉल्व्स होती हैं वो पतली होती हैं, है ना, वो हमें देख के पता चल रहा था। बट जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो थिक होती है, हमने स्टार्टिंग के पहले पॉइंट में देख लिया था ये। तो आर्टरिया की वॉल पतली होती हैं, ये आपको याद रखना है कि वो थिन होती हैं, और वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी थिक होती है, और सबसे ज़्यादा थिक कौन सी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल। ओके। इसके बाद हमने ये देखा था कि आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ना। तो वो जब ब्लड जाता है तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरिया में, तो उसकी वजह से वो ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल भी पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आपके लंग्स में चले जाता है, अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करता हूँ। और वही अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आपकी बॉडी में चले जाता है ना। तो आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों पंप करती हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दोनों पंप करती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि वेल्व क्या होती हैं। वेल्व इंश्योर करती हैं कि जो आपका ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे, ठीक है। और ये दोनों जगह होती हैं, आर्टरिया में भी होती है, वेंट्रिकल्स में भी होती हैं वेल्व, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट डायग्राम में अभी हम देख लेंगे कि वेल्व्स कहाँ कहाँ पर होती हैं आर्टरी और वेंट्रिकल्स में, और उनके नाम क्या क्या होते हैं। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे चले जाते हैं एनसीईआरटी के, जो कि आपके डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करता है और आपके हार्ट के चैम्बर को एक्सप्लेन करता है। तो पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ तो हमने जब डायग्राम देखा था तो हमें ये पता चल गया था कि हमारे यहाँ आर्टरियम और वेंट्रिकल्स अलग अलग होते हैं, बीच में वॉल्व लगी होती हैं, और उन दोनों के राइट एंड लेफ्ट के बीच में भी एक सेप्टम लगा होता है, वॉल लगी होती है, डिवाइडिंग वॉल, राइट। सो पहली चीज़ तो ये हो गया कि हमारे जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो अलग रहता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी ऑक्सीजन वाला वो अलग रहता है, CO2 वाला अलग रहता है, ऑक्सीजन वाला अलग रहता है। तो पहली चीज़ हमारे यहाँ मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की। ओके। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर बॉडी के लिए दिक्कत हो जाती है। ओके। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम होते हैं मैमल्स, और अगर मैं बर्ड्स की बात भी करता हूँ तो हम थर्मो रेगुलेटर होते हैं। पहली चीज़, थर्मो रेगुलेटर का मीन्स क्या हो गया? थर्मो मीन्स की हीट, है ना, हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, हम हीट को रेगुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़, हम वार्म ब्लड एनिमल हैं, ओके। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये हमारी तरह रेगुलेट नहीं कर पाते टेम्परेचर को, है ना। तो ये एवेस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में चले जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट, तो ये कारण होता है कि ये इसलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर इनके चैम्बर बताए हुए हैं कि हमारे में कितने चैम्बर होते हैं,
एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं एंड फिशेस में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसके बाद हमारे में डबल सर्कुलेशन बताया हुआ है। तो डबल सर्कुलेशन में आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि देखो पहला सर्कुलेशन तो ये हो गया कि लंग्स से हार्ट में जो भी ब्लड आता जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल है, ये देखो ये राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से जो लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड, तो जो ये वाला ब्लड जाएगा और ये किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। अब यहाँ पर इसने CO2 दे दिया, अब लंग्स के एल्वुलाई ने उसे एक्सचेंज करके ऑक्सीजन दे दिया, फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, आपके लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, देन उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसे अरोटा के थ्रू आपकी बॉडी में भेज देगा। तो जो ये ऊपर वाला सिस्टम जो मैंने बताया, ये हार्ट और लंग्स का ये आपका ऊपर वाला एक सर्कुलेशन हो जाता है। इस सर्कुलेशन को मैं बोलूँगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें आपका लंग्स है ना, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल आ जाता है और फिर लेफ्ट आर्टरियम आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सर्कुलेशन देखेंगे जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, जो अभी बॉडी का सर्कुलेशन होता है। इसमें आपका हार्ट और बॉडी आ जाएगी, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए अरोटा के होते थ्रू वो आपकी बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर वो आपकी बॉडी से एक्सचेंज होगा, बॉडी के मसल से या फिर टिश्यू से एक्सचेंज होगा, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, CO2 वाला हो जाएगा, फिर वो वेन के थ्रू, वेना कावा या फिर इन्फीरियर या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वापस वो आपके राइट आर्टरी में चले जाएगा। ओके, तो ये एक नीचे वाला सर्कुलेशन हो गया जो आपकी बॉडी का, तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया। तो ये दोनों सर्कुलेशन मिला के हमारा डबल सर्कुलेशन हो जाएगा ह्यूमंस में। ओके, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, स्लाइड में उस NCERT पैराग्राफ का पूरा सार दिया हुआ है कि जो बर्ड और एनिमल्स होते हैं, है ना, बर्ड और मैमल्स होते हैं, उनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये देखो 4 चैम्बर हार्ट के दिए हुए हैं। ओके, 2 ऑरिकल्स दिए हुए हैं, 2 आर्टरियम दिए हुए हैं ऊपर और 2 नीचे वेंट्रिकल्स दिए हुए हैं, तो ये 4 चैम्बर हो गए। इसके बाद एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं। तो देखो ऊपर 2 आर्टरियम दिए हुए हैं और नीचे एक वेंट्रिकल दिया हुआ है। तो जो नीचे एक वेंट्रिकल है यहाँ पर मिक्स हो जाएगा आपका ब्लड। ओके, यहाँ पर आपका ब्लड मिक्स हो जाएगा, वही ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजन वाला दोनों मिक्स हो जाएंगे, और ऑक्सीजन वाला और CO2 वाला दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ, है ना। ओके, अच्छा, हमारे में 4 चैम्बर हार्ट क्यों है? पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि इसका आंसर ये है कि हमारी जो बॉडी है वो थर्मो रेगुलेटर है। तो हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की हमारी डिमांड होती है। तो इसलिए हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, नाउ तो थर्ड चैम्बर हार्ट का हमने ये देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा, थर्ड चैम्बर हार्ट में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है। पहली चीज़ इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, हमारे में कंप्लीट सर्कुलेशन होगी। ओके, दूसरी चीज़ जो इनका हार्ट है उसमें मिक्सिंग वाला ब्लड मिलता है। अगर एग्ज़ाम आपसे पूछेगा तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका फिश आ जाता है। फिश में आपको 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर आपको आर्टरियम दिख रहा है, नीचे वेंट्रिकल दिख रहा है, बस। तो इसमें भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होगा और इसमें भी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है। अब हम तीसरी बार समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, देखो एक और बार मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो पहली चीज़, ऊपर राइट आर्टरियम आया है। ओके, फिर नीचे राइट वेंट्रिकल आया है। ठीक है, तो राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब वो राइट वेंट्रिकल पंप करके, देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी दी हुई है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में चले जाएगा। फिर अपने लंग्स को CO2 मिली, उसने एक्सहेल कर दी, फिर उसने इनहेल किया तो उसके पास ऑक्सीजन आई, फिर ऑक्सीजन से एक्सचेंज हुआ, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके हार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर अरोटा गलत लिखा हुआ है, अरोटा नीचे वाले के लिए होगा। ओके, तो पल्मोनरी वेन से वो लंग्स से हार्ट में आ जाएगा, और हार्ट में भी कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वो ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वहाँ से वो अरोटा के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाएगा, फिर आपकी बॉडी एक्सचेंज करेगी। तो ये ऊपर वाला जो सर्कुलेशन मैंने बताया हार्ट से लंग्स का, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, पहला सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन में आप बताने जा रहा हूँ जो बॉडी का हार्ट से होगा। तो अब यहाँ पर अरोटा से आ चुका है आपके ब्लड आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी के टिश्यू और मसल जो भी जिन्हें ज़रूरत होती है तो वो एक्सचेंज कर लेंगे ऑक्सीजन और CO2।
अब वो ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर वो अपने CO2 दे देंगे, तो वो वापस CO2 वाला ब्लड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिलरीज होंगी, आपको दिख रही होंगी, ये ह्यूमंस के बीच में कैपिलरीज हैं जो कि एक्सचेंज कर लेती हैं, बहुत मैन्यूट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आर्टरी और वेन का भी डिफरेंस क्लियर करा दूंगा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर वापस इन्फीरियर वेना कावा से या फिर सुपीरियर वेना कावा से, दोनों वेना कावा से आपका वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आपके राइट आर्टरियम में चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नीचे का सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन हो गया, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। चलो अब वेल्व का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, ऊपर आर्टरिया था, नीचे वेंट्रिकल था, तो सबसे पहले वेल्व आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व। नाम से क्या पता चल रहा है, आर्टरियो मीन्स आर्टरियम की बात हो रही है, वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल की बात होती है, वेल्व वेल्व, ठीक है। तो ये ऊपर वाली दो वेल्व होती हैं। इसमें जो राइट हैंड साइड की बात अगर मैं करता हूँ, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर जो वेल्व आएगी उसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब ये कप की शेप में हो रहे हैं, आप इन्हें देख पा रहे हो ना, थोड़ा कप की शेप में। ओके, तो यहाँ से ये वाला हो गई एक। और दूसरी होती है बाइकस्पिड वेल्व, ये आपकी लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वेल्व देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, बाई मतलब 2, कस्पिड मतलब कप की तरह है, तो बाइकस्पिड वेल्व, या फिर आप इसे मिट्रल वेल्व भी बोल सकते हो, या आप इसे मिट्रल वेल्व भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर वाली दो वेल्व की बात हो गई। अब नीचे की दो वेल्व और होती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप बोलते हो सेमी लूनर वेल्व, उन्हें आप क्या बोलते हो, सेमी लूनर वेल्व। अब ये वेल्व क्या होती है, वेंट्रिकल से आपकी जो बाकी जहाँ पर ये जाएंगे वहाँ वो वाली वेल्व होती हैं, ठीक है। देखो ये वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर जो वेल्व है जो आपको एक तो लंग्स से कनेक्ट कर रही है और ये आपको बॉडी से कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो वेल्व होंगी ये दोनों वेल्व, ठीक है, मेन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों वेल्व होती हैं आपकी सेमिलुनर वेल्व, ठीक है। तो ये 4 वेल्व होती हैं, दोनों को मिला के हम बोलेंगे सेमिलुनर वेल्व। अगर मैं वैसे पर्टिकुलर बात करूं तो ये देखो, राइट वेंट्रिकल से लेके पल्मोनरी आर्टरी तक जो ये दोनों वेल्व, इन दोनों के बीच में जो वेल्व आती है, इन दोनों के बीच में जो वेल्व आती है उसे मैं बोलूँगा पल्मोनरी वेल्व, उसे मैं क्या बोलूँगा, पल्मोनरी वेल्व, ओके। नेक्स्ट आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके अरोटा तक जो वेल्व आएगी, इन दोनों के बीच में जो वेल्व आएगी, एक ही वेल्व होगी, तो उसकी बात करूँगा, वो होगी अरोटिक वेल्व, अरोटिक वेल्व, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चारों वेल्व होती हैं, मैंने कि आपको लोकेशन बता दी कि कहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये एक ही होती हैं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इनका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो। अब देख भाई, तो अगर ये बंद हो जाएंगे तो जो ब्लड है वो पीछे थोड़ा ना जा पाएगा, वो आगे ही जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो ये 4 वेल्व होती हैं, आप उनकी लोकेशन याद रखनी है, ये भी याद रखना है कि कौन सी कहाँ पर होती है और किसका क्या पोजीशन होती है, ठीक है। नाउ तो अब आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको तभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पर मेरे पास एक और स्लाइड है, इसमें आप दूसरी तरीके से देख सकते हो और दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि डबल सर्कुलेशन कैसा था, ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि सर्कुलेशन कैसा था, कि आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो इस स्लाइड में यहाँ पर राइट आर्टरियम देखो, यहाँ पर ब्लड आता है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से। अब यहाँ पर एक बंदा है और ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो देखो बाल्टी को पकड़ के निचोड़ रहा है ना, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल में जा रहा है। इन दोनों के बीच में वेल्व कौन सी आती है, जो अभी हमने बात करी थी, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स में जाएगा, और लंग्स में कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और देखो यहाँ पर भी एक वेल्व लगी हुई है, ये देखो, ये जो बंदे ने बाल्टी पकड़ी हुई है जहाँ पर ये वो कर रहा है, तो इधर जो वो लगा हुआ है, तो ये एक और वेल्व हो गई, ठीक है। अब ये वेल्व कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है। अब ये लंग्स से वापस जो ऑक्सीजनेटेड वाला होगा वो आपके लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, और यहाँ पर एक बंदा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सी वेल्व होगी, यहाँ पर होगी आपकी माइट्रियल वेल्व, मतलब बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करके भेजेगा तो वो आपको अरोटा के थ्रू आपकी बॉडी में भेज देगा, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया समझाने का, आप या तो ऐसे समझ लो या फिर पहले वाले तरीके से समझ लो, ठीक है। नाउ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसका फ्लो होता है डबल सर्कुलेशन का, ये कैसे होता है, तो हम इस स्लाइड पे देख लेते हैं कि कैसा फ्लो होता है। देखो सबसे पहले बॉडी था, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना हुआ है, तो देखो सबसे पहले बॉडी से वो वेना कावा में गया, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड, अब वो राइट आर्टरियम में गया, देन आपका यहाँ पर वेल्व आती है ट्राइकस्पिड, देन राइट वेंट्रिकल, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और फिर वो लंग्स में गया जहाँ पर इन लोगों ने एक्सचेंज किया गैसेस का, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हुआ और यहाँ पर CO2 और O2 का भी एक्सचेंज हुआ। सो
वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आपके लेफ्ट एट्रियम में आया और ये वाला ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होगा। ओके, इसके बाद वो आपकी बाइकस्पिड के थ्रू होते हुए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर वो अरोटा के थ्रू होते हुए आपकी पूरी बॉडी में आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपको सीक्वेंस याद रखना, ये फ्लो आप याद रख लो, लिख लो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बना के लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे एक डायग्राम बना देना, और ये डायग्राम या तो आप ऐसे ब्लॉक टाइप बना लो, ये 4 चैम्बर, ये ईजी रहता है बनाने में, इंस्टेड ऑफ पूरा आप हार्ड बनाओ तो ये थोड़ा ईजी रहता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। उससे पहले 2-3 फैक्ट और हैं जो कि हमें जानने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये एक अकेली आर्टरी होती है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड। ठीक है, तो ये अकेली आर्टरी होती है। अदरवाइज जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ज़्यादातर कैरी करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेप्शन आ जाता है, जो पल्मोनरी वेन होती है, जो वेन का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है, बट यहाँ पर पल्मोनरी वेन में वो अकेली एक ऐसी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टरी और जो वेंट्रिकल्स होती हैं दोनों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की जो वेल वॉल होती हैं वो इतनी थिक क्यों होती है ना? तो पहली चीज़ तो ये है कि इन्हें भाई पंप करना होता है ब्लड को। ओके, इन्हें क्या पंप करना होता है ब्लड को, और विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये इसके लिए इन्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा, इलास्टिक होना पड़ेगा, है ना? इलास्टिक क्या होता है कि आप रबर बैंड को खींचो तो वो वापस इलास्टिक होती है ना, वो टूटती नहीं है इतनी जल्दी। वो एक इलास्टिक पॉइंट होता है, उसके बाद वो टूट जाती है, तो एक इलास्टिक चीज़ होती है ना? तो इलास्टिक आप समझ गए होगे। तो इन्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, इलास्टिक होना पड़ता है ना? और विद हाई प्रेशर, है ना, इनकी क्योंकि पंप करना है तो प्रेशर हाई रहता है, तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है तो ये कहीं बस्ट ना हो जाए, बस्ट मतलब ये फट ना जाए, तो उसके लिए ये थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद वेन जो होती हैं वहाँ पर वेल्व क्यों होती हैं? वेन अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, वेन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वेन में वेल्व होती हैं, अभी हमने देखा नहीं है बट अब देखते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर देखो, पहली चीज़ तो पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, वेल्व का काम क्या होता है? वो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। तो एक तो प्रेशर कम है, और अगर वही खून पीछे चले जाएगा तो फ़ायदा क्या है भाई, आगे जाना चाहिए ना, तो इसलिए वेल्व होती है। ओके, दूसरी चीज़, तो ये वेल्व होती है, उनका काम क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, पीछे ना चले जाए, बैक फ्लो ना कर जाए, तो इसके लिए वेल्व वेन में होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वेन की बात हुई है तो अब हम आर्टरी और वेन का भी डिफरेंस देख लेते हैं, कैपिलरीज का भी देखेंगे। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें आर्टरी और वेन का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार हम इसे देख लेते हैं। पहली चीज़, अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करता हूँ तो आर्टरी में ये अवे करता है फ्रॉम द हार्ट, मीन्स ये जो खून को हार्ट के दूर ले जाएगा, अवे करेगा। ओके, ये अच्छा पॉइंट है। अगर कोई डेफिनेशन की अगर बात होती है आर्टरी और वेन की तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखो, ये वाला पॉइंट तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉइंट हो जाएगा कि जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी का वो अवे फ्रॉम द हार्ट होता है और वेन्स का टुवर्ड द हार्ट होता है। पहली चीज़, ये अच्छा डिफरेंस क्लियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन हाई होती है, ये उसे कैरी करती हैं। ठीक है, बट इसके एक्सेप्शन मैंने भी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताए थे। ठीक है, इसके बाद जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन मैंने अभी यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि आप देख सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरीज का एक्सेप्शन है और पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन है, कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अलग होता है, उल्टा होता है। ओके, इसके बाद यहाँ की वॉल आप देख सकते हो कि जो आर्टरी की वॉल होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है। वेयरएस अगर मैं वेन्स की बात करता हूँ तो यहाँ की थोड़ी थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है। और प्रेशर की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ का प्रेशर हाई होता है। ठीक है, जर्की फ्लो होता है क्योंकि हाई, देखो पहले से अगर हाई फ्लो हो प्रेशर होगा तो बहुत जर्क होगा, जर्क मीन्स कि बहुत धक्के वाला होगा, बहुत जल्दी जल्दी धक्का मुक्की होगी, राइट। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ वेन्स की तो यहाँ पर प्रेशर कम है तो आराम से स्मूथ फ्लो होगा ब्लड का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो ल्यूमन होता है। ल्यूमन मीन्स जो आर्टरी का ल्यूमन होता है वो नैरो होता है और वेन्स का वाइड होता है। ल्यूमन का मीन्स हो गया जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, जो पाइप की
डायमीटर है, जो अंदर का खालीपन है ना, उसे मैं ल्यूमन कहूँगा। तो जो ल्यूमन होता है आर्टरीज का वो नैरो होता है, वो पतला होता है, और वहीं वेन का वाइड होता है। तो वाइड होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, और अगर नैरो है मतलब पतला पाइप है ना, छोटा पाइप है, तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली भाई ज़्यादा होगा। ठीक है, पहली चीज़। नेक्स्ट, क्या वेल्व होती हैं आर्टरीज के पास? नहीं, इनके पास नहीं होती, बट वेन्स के पास होती हैं। आर्टरीज के पास नहीं होती बट वेन्स के पास होती हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है, जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा अंदर पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, और वही अगर मैं बात करता हूँ वेन्स की, तो ये बाहरी होती हैं, लाइक आपकी नियर स्किन पे होगी, बिनी द स्किन ही आपको दिख जाएंगी, हरी हरी सी जो होती हैं, वो आपकी वेन होती है, मोटी मोटी सी, राइट। तो वो आपको अलग से दिख जाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी अंदर होती हैं, इसलिए डॉक्टर को थोड़ी दिक्कत होती है इंजेक्शन लगाने में, उसे आर्टरीज ढूंढनी पड़ती हैं कि आर्टरीज कहाँ हैं, क्योंकि वो बहुत अंदर गहरी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो कि जो फोटो में दिख रहा है, ये जो वेल्व है ना, ये होती हैं वेन्स में। ये देखो, ये हो गया आपका ल्यूमन, और ये वाला पार्ट हो गया आपका वेल्व। ठीक है, तो ये एक वेन का फोटो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, अब हम ये एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आर्टरीज की, तो यहाँ इनका फ्लो आपको पता चल गया, वेन्स का फ्लो पता चल गया। अब मैं कैपिलरीज की बात करूँ तो ये बिटवीन होती हैं आर्टरीज और वेन की। ठीक है, ये बिटवीन होती हैं आर्टरीज और वेन के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका ब्लड फ्लो की अगर मैं बात करूं तो कैपिलरीज का मिक्स होता है। ओके, कैपिलरीज का मिक्स होता है। अच्छा, इससे पहले भी तो हमने एक स्लाइड में देखा था, इससे पहले हमने इस वाली स्लाइड में देखा था कि जो ह्यूमंस होते हैं, है ना, देखो जब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा था तो बीच में जो ह्यूमन था इसके बीच में कैपिलरीज थी, तो वो यही वाला वो था सीन। इसके बाद वॉल की बात आ जाती है, तो वॉल अगर मैं कैपिलरीज की बात करता हूँ तो वो थिक होती है, स्क्वैमस होती है। स्क्वैमस का मीन्स ही हो गया कि वो स्क्वायर टाइप की होती है। ठीक है, वन सेल थिक, मतलब एक सेल होता है जो थिक होता है। ठीक है, स्क्वैमस होती है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया है। नाउ इसके बाद वेल्व की बात होती है, तो कैपिलरीज में एब्सेंट होती हैं वेल्व। वेल्व सिर्फ किस में प्रेजेंट है? वेन्स में। नाउ इसके बाद प्रेशर की बात करता हूँ। देखो आर्टरीज और वेन का हम अभी कर चुके हैं प्रेशर, बट अगर मैं कैपिलरीज की बात करता हूँ तो इसका प्रेशर थोड़ा कम होता है। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये एक नया पॉइंट है। तो अगर मैं आर्टरीज की बात करता हूँ तो इसका जो फंक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन होती है तो हर टिश्यू और हर मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन। वेयर एस अगर मैं वेन्स की बात करता हूँ तो एक कलेक्टर होता है, ये कलेक्शन करता है। किसका कलेक्शन करेगा? CO2 का कलेक्शन करेगा, वेस्ट का कलेक्शन करेगा। ठीक है, वेस्ट मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन करेगा। उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं वो एक तो एक्सचेंज गैसेस में काम करेगा और दूसरे न्यूट्रिशन में काम करेगा। जब हमने डाइजेशन कंप्लीट किया था तो डाइजेशन में हमने देखा था कि जब एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो वहाँ पर कैपिलरीज लगी होती हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, तो ये वही कैपिलरीज होती है, इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। और जब हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने उसमें देखा था कि गैस एक्सचेंज का भी में भी यही वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कैपिलरीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कैपिलरीज को देख लिया। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब देखो इस स्लाइड पे हमने अच्छे से देख सकते हैं कि कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, इन सब का ल्यूमन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और बाकी पॉइंट्स लगभग सेम ही हैं। बट यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाहता था वो ये था कि देखो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो कि जो आर्टरी होती है उसकी आउटर वॉल कैसी होती है, स्मूथ मसल होती है इधर, है ना, और इलास्टिक लेयर होती है, जो कि एक इसका पॉइंट भी था कि इसके पास इलास्टिक लेयर होती है, और उसका जो ल्यूमन होता है वो कितना नैरो होता है आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो। उसके बाद अगर मैं वेन की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आउटर लेयर है, स्मूथ मसल्स है, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है वो ये है, जो डिफरेंस इसे क्रिएट करती है वो ये है कि यहाँ पर वेल्व हैं। ओके, जो आपको दिख रही होंगी, तो देखो ये ऐसी वेल्व होती हैं और ये प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो को, यहाँ से पीछे नहीं जा सकता ब्लड फ्लो। ओके, अब यहाँ पर आप कैपिलरीज को कंपेयर कर सकते हो आर्टरी और वेन के डायमीटर से कि देखो इसका कैसा, आर्टरी का कितना नैरो है और वेन का कितना वाइड है और कैपिलरीज का कैसा है। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे सेम हैं, बट आपको बस यहाँ पर एक चीज़ दिखाना था कि आर्टरी और वेन का कैसा ट्यूब होता है और कैसा डिफरेंस होता है। आप इसे यहाँ से देख के और क्लियर हो गया होगा। अब हम NCERT पे आ जाते हैं, तो जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ ऊपर अलग से, वो ये है कि ब्लड प्रेशर के बारे में, है ना, मोर यू नो में। सो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो ब्लड लगाता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। ओके, मतलब जो ब्लड होता है ना, वो फ्लो कर रहा है, तो
वो दीवार से टकराएगा, साइड वाली दीवारों से, तो वो एक फोर्स उसे एग्जर्ट करेगा, है ना, उसे फोर्स एक देगा। तो वो जो फोर्स होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। ओके, इतना समझे। नाउ इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के। कैसे, क्यों, ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ना आर्टरीज में, तो इसलिए वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। हमने देखा था ना कि वहाँ वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, वहाँ पर नैरो होता है, तो वहाँ पर फ्लो ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था आर्टरीज में, तो इसलिए यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर आर्टरीज का ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि आर्टरी में जो आपका ब्लड का प्रेशर है, जो ये वाला प्रेशर है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, तो वेंट्रिकुलर का मीन्स हो गया वेंट्रिकल, सिस्टोल का मीन्स हो गया कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मीन्स हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इससे आप बोलते हो सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मीन्स हो गया कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर होता है वो ये होता है। और दूसरा, अगर प्रेशर आपका आर्टरी में हो और ड्यूरिंग कब हो, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, डायस्टॉल का मतलब हो गया रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डायस्टॉलिक प्रेशर। डायस्टॉलिक का मीन्स हो गया रिलैक्सेशन, रिलैक्स में है वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर जो है, वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो रिलैक्स में है, ठीक है, तो वो हो गया डायस्टॉलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 mmHg होता है। तो आपको ये दोनों तो याद ही रखना है कि 120 mmHg और 80 mmHg क्या होता है। इससे अगर ऊपर चले जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इससे नीचे चले जाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इतना समझे। इसके लिए जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वो होता है स्फैग्मेनोमीटर। ओके, स्फैग्मेनोमीटर। नाउ इसके बाद हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने अभी आपको बताया था। हाई ब्लड प्रेशर अगर वो बढ़ जाता है, यानी 120 और 80 से अगर ऊपर बढ़ जाएगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथ के साथ ये भी है कि जो वो आर्टरीज की वॉल्स हैं, है ना, और बाकी वॉल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं, वो ख़राब हो सकती हैं, है ना, और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है तो वो बस्ट भी हो जाएंगी, वो फट भी सकती हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये एक रहता है, और अगर वो रप्चर हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगे, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत सम ऑफ द केसेस में डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। सो एक ये चीज़ हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ कि देखो 120 और 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है, उसे आप मेज़र कैसे करते हो, तो यहाँ पर स्फैग्मेनोमीटर है, ठीक है, और स्टेथोस्कोप से आप साउंड को सुन सकते हो, और वो साउंड कौन सी होगी, जो ब्लड फ्लो की साउंड होगी, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जो कि ट्यूब्स के बारे में दिया हुआ है, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में दिया हुआ है। तो देखो, जो भी हमने टेबल्स अभी हमने इससे पहले देखी थी, और सारे इससे पहले हमने जो स्लाइड्स देखी थी उनमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, बट हम एक और बार देखेंगे सेकेंड टाइम, ठीक है। तो देखो, आर्टरीज क्या होती हैं, है ना। देखो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो ब्लड को कैरी अवे करेंगी, अवे मतलब दूर करेंगी हार्ट से, तो वो आर्टरीज होती हैं, और वेन्स इसका उल्टा हो जाएगा, जो टुवर्ड्स द हार्ट होंगी, राइट। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, तो जो आर्टरीज होती हैं वो आपका खून को हार्ट में ले जा रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसे हाई प्रेशर चाहिए होगा। अगर उसे हाई प्रेशर चाहिए तो उसकी जो वॉल होंगी वो थिक होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, पहली चीज़। और जो वेन होगी वो कलेक्ट करेगी ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, राइट। तो वो सारी चीज़ों को उठा के वापस हार्ट में दे देता है, वेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, तो अगर इसके पास ऐसी चीज़ें हैं तो इसे ज़रूरत नहीं है थिक वॉल्स की। मैं अगर वेन्स की बात कर रहा हूँ, है ना, तो इसे थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई प्रेशर में काम नहीं कर रहा है ना, ये बहुत लो प्रेशर में काम कर रहा है। और जो आर्टरीज था मैंने अभी आपको बताया, तो वो हाई प्रेशर में काम करते हैं, क्योंकि वो हार्ट से दूर ले जा रहे हैं ब्लड को, है ना, हार्ट से दूर ले जा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। और वेन्स का काम क्या कि भाई वो तो कलेक्ट कर रहा है, तो वो धीरे प्रेशर में भी कर सकता है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि इससे स्ट्रॉन्ग वॉल्स होने की ज़रूरत है वेन्स की। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अंडर लो प्रेशर भी काम कर लेता है। ओके, बट एक चीज़ इसमें इंश्योर होनी चाहिए कि ये एक डायरेक्शन में काम करे, तो ये एक डायरेक्शन में काम करे, तो इसलिए इसके पास क्या होती है, वेल्व होती हैं। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, अब हार्ट से आर्टरीज ले चुकी हैं ब्लड, ठीक है, वो दूर ले जा रही हैं, और दूर कहाँ ले जा रही है, बॉडी पार्ट्स में। तो वो बॉडी पार्ट्स में जब ले जाती हैं तो वो डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। अब वो फर्दर डिवाइड होती रहेंगी छोटे छोटे उसमें,
तो इन छोटे ट्यूब्स में वो डिवाइड हो जाती हैं, तो वो हर बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को वो प्रोवाइड कर देती हैं ऑक्सीजन। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गया। जब वो ऐसा करती हैं तो एक इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल टिश्यू हर उस पर वो प्रोवाइड कर देती है ब्लड को। ठीक है, अब उस ब्लड में ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अकेला ऑक्सीजन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें वो हर सेल को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद अब ये छोटे छोटे जो वेसल्स मैंने आपको बताए, ये वेसल्स मिलते हैं फिर, क्योंकि इनका भी वेस्ट होता है, वही सारी चीज़ें फिर उसे वेसल्स को दे देते हैं। फिर ये कलेक्ट होते हुए कैपिलरीज बनती हैं, फिर वो कैपिलरीज आपको वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो वेन्स आपको वापस हार्ट में चले जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है, जो कि है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो 1 सेल थिक होती हैं, है ना। वो 1 सेल थिक होंगी, मतलब एक सेल जितनी थिक होती हैं वो। ठीक है, अगर वो इतनी छोटी थिक होंगी तो वो एक सेल को वो प्रोवाइड कर पाएंगी जो एक आर्टरीज प्रोवाइड करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्टरीज छोटा छोटा डिवाइड होते हुए एक कैपिलरीज तक बन जाती है, और कैपिलरीज एक सेल थिक होती है जिससे वो उस दूसरे सेल को वो प्रोवाइड कर सके, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और बहुत सारी ऐसी वेरियस चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे प्रोवाइड कर पाता है। नाउ इसके बाद प्लेटलेट्स वाला पैराग्राफ आ जाता है। प्लेटलेट्स में क्या है कि देखो, आपका अगर संभाव अगर कोई ट्यूब है वो लीक कर रहा है ना, अब उस ट्यूब ने डेवलप कर लिया कि वो लीक कर रहा है, अगर संभाव वो कुछ रप्चर हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है ना, तो वो लीक कर रहा है। अब हमारी बॉडी में सर्कुलेशन तो 24/7 चलता है ना। अब वो 24/7 आपका सर्कुलेशन चल रहा है, अब कहीं आपका लीक हो गया तो वो ये हो सकता है कि वो लीक से सारा फ्लो निकल जाए, है ना। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, है ना, इसे प्रिवेंट करने के लिए और जो ब्लड है उसका लॉस मिनिमाइज हो जाए पूरा। ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्लेटलेट्स आगे आता है। प्लेटलेट्स का काम ही यही होता है कि वो लीकेज को रोकेगा। ठीक है, और जो प्रेशर बन रहा है उधर, है ना, उस प्रेशर को रोक देगा, जिसकी वजह से वो बाहर ना चले जाए ज़्यादा खून, है ना। कि भाई ये भी तो हो सकता है कि आप आर्टरीज अगर समहाउ डैमेज हो गई तो आर्टरीज तो बहुत ज़्यादा खून निकाल देंगे, फिर आपका सर्कुलेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही तो होता है कि बंदा खून की कमी से मर गया, तो वो यही होता है ना। तो देखो प्लेटलेट्स का काम ही यही होता है। ठीक है, तो उसे एफिशिएंसी काम करना पड़ता है कि वो खून को रोके, जिससे जो पंपिंग सिस्टम है उस पर इफेक्ट ना पड़े, जो सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट ना पड़े, कि लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि वो लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, वो क्लॉट कर देता है, क्लॉट कर देता है। तो आपने देखा होगा जब आपको खून निकलता है तो वहाँ पर ब्राउन ब्राउनिश हो जाता है, तो वो क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर फाइबर्स और ये सारी चीज़ें मिल के, है ना, तो प्लेटलेट्स ऐसा फॉर्म जाला सा बना लेता है जिससे खून बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी अपने आप हील कर लेती है। तो एक तो ये चीज़ होगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है लिम्फ के बारे में। इसे स्टार्ट करने से पहले, एनसीईआरटी पे जाने से पहले, हम एक बार टेबल में देखेंगे कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। हमने ब्लड पूरा अच्छे से कवर कर लिया इस लेक्चर में, अब हम लिम्फ देखते हैं। तो देखो पहली चीज़, अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो ब्लड में रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ओके, और लिम्फ की अगर मैं बात करूँ तो एक या तो ये कलरलेस होगा, या फिर ये पेल येलो होगा, या तो फिर ये पेल येलो कलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें सेल कौन कौन से होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सिंपल। वही अगर मैं बात करता हूँ लिम्फ की, तो यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यूबीसी होंगे, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, मैंने आपको बताया था, इनका काम होता है फाइट करना। और अगर मैं लिम्फ की बात करूँ तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी होते हैं, राइट। बट वो कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो लिम्फोटोसाइट्स होते हैं, लिम्फेटोसाइट्स होते हैं। ओके, लिम्फेटोसाइट्स कौन से होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, बी और टी टाइप के होते हैं, बट आपको इतना नहीं जानना है, बट आपको बस ये याद रखना है कि इसमें लिम्फेटोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, और वेयरएज अगर मैं लिम्फ की बात करूँ सो इट्स हैव लो प्रोटीन कंटेंट। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ब्लड को ज़रूरत होती है प्रोटीन कंटेंट की, वो बाकी सेल्स को दे देगा, है ना, बाकी टिश्यूज़ को दे देगा प्रोटीन। लिम्फ को ज़रूरत नहीं है भाई, वो डिफेंसिव वाला काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो उसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं फ्लो की बात करता हूँ तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर होता है, हार्ट बॉडी हार्ट। ओके, तो ये वाला फ्लो होता है, अभी हमने देखा था डबल सर्कुलेशन। और अगर मैं लिम्फ की बात करता हूँ तो इसका 1 वे होता है, टिश्यू से हार्ट, टिश्यू से हार्ट, ये इसका सिंपल सा एक 1 वे डायरेक्शन होता है इसका। ओके, इसके बाद जो इसका फंक्शन है ब्लड का, वो तो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन, CO2 और न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। वेयरएज अगर मैं लिम्फ की बात करता हूँ तो जो इसका फंक्शन है वो डिफेंसिव और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स में बहुत अहम रोल इसकी भूमिका है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट का सीन क्या आ गया। देखो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि
जो हार्ट होता है उसे ज़रूरत होती है फैट्स की, राइट। और फैट की उसे ज़रूरत क्यों होती है हार्ट को? क्योंकि उसे खुद एनर्जी बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि वो अभी हमने आज ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसका होता है, ठीक है, वो खुद काम करता है, तो उसे खुद एनर्जी चाहिए होती है, वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो जब वो अपनी खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो फैट को तोड़ के ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है हार्ट, ओके। तो एक ये कारण रहता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट लिम्फ में होता है, ओके, क्योंकि उसे फैट की ज़रूरत होती है। नाउ इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि लिम्फ कैसा होता है, पूरी बॉडी में कैसे फैला हुआ होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पर अब हम 3D व्यू में देखने जा रहे हैं कि हार्ट कैसा होता है, कैसा उसका 3D स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये देख लेते हैं एक बार लास्ट में। तो यहाँ पर ये 3D व्यू है हार्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर अरोटा दिख रही होगी और साइड में वेना कावा दिख रही है और बीच में ये हार्ट है, और थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि टिल्टेड लेफ्ट है ना। आप इसे तीनों तरफ से देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है ये हार्ट। हम लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने NCERT पूरे कवर कर लिए, शॉर्ट नोट्स पूरे देख लिए हैं। अब आपने जितना भी समझा है, जितना भी अभी आपने पढ़ा है, अब आप इसे प्रैक्टिकल में देखो कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है, ठीक है। टेस्ट करके देखो अपने आपको। तो यहाँ पर 10 फिलिप्स है, 25 आपको MCQ दिए जाते हैं और बाकी थोड़े से 1-2 मार्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन्हें आप सॉल्व करके देखो, और इनके लास्ट में इनके आंसर भी दिए हुए हैं। और जो वैसे 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, कमेंट में डालो, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इनका करेक्ट आंसर कैसा रहेगा, ठीक है। आप एक बार इन्हें ट्राई करके देखो। इसके बाद हमारा हार्ट वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाता है, राइट। हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला पार्ट आ जाएगा, वो छोटा सा है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बट हमने इस लेक्चर में पूरा डिटेल में अच्छे से हम एक बार देख चुके हैं इसे, ठीक है। नाउ इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इतू सी भी कुछ डाउट रहा होगा। अगर आपको रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड कर लेंगे। अगर आपका कोई कमेंट आता है, ठीक है, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।